Welcome students. In today's lecture, we are going to start the explanation of the short story The Model Millionaire, written by Oscar Wilde. Okay, so first we are going to talk about the author of the story, Oscar Wilde. He was born in 1854 and he died in 1900. ऑस्कर वाइल्ड जो थे उनका जन्म 1854 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1900 में हुई थी. ही बिलोंग टू विक्टोरियन एरा. जैसा कि हम जानते हैं लिटरेरी हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एजेस में डिवाइड की गई है. ओके, जैसे एलिजाबेथन एज हो गई, जैकोबियन, विक्टोरियन. ओके, सो ही बिलोंग टू विक्टोरियन एरा. ही वॉज एन आयरिश. ओके, he was a dramatist, essayist, novelist, and a short story writer. Okay, and his famous works are The Picture of Dorian Gray. ये बहुत फेमस इनका नॉवल है. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये एक प्ले है जो कि 1895 में उन्होंने लिखा था. ओके, now let's talk about the story. So it's about a millionaire baron who is an आर्ट लवर. ये जो कहानी है ये एक मिलीनियर के बारे में है. मिलीनियर यानी करोड़पति. ओके, जो कि एक आर्ट लवर है जिसको कि कला से बहुत प्रेम है. ओके, एंड ही इज़ अ हाईली जनरस मैन. जनरस यानी उदार. एक बहुत ही रिच पर्सन की ये स्टोरी है जिसको आर्ट से बहुत लगाव होता है और वो बहुत ही जनरस आदमी है. ठीक है, एंड हिज जनरसिटी इनेबल्स अ स्ट्रगलिंग यंग मैन ह्यूई टू मैरी हिज लव लोरा. और ये जो मिलेनियर है उनकी जनरसिटी, उनकी जो उदारता है उसकी वजह से एक स्ट्रगलिंग यंग मैन जिसका नाम है ह्यूई, उसको अपनी लवर से शादी करने का मौका मिलता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. So, Oscar says that it does not matter how good looking a person is, unless he is rich. ऑथर कह रहे हैं कि आपका गुड लुकिंग होना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता until unless आप एक अमीर व्यक्ति हो. ठीक है, तो उनका कहना है कि अमीर होना ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आप गुड लुकिंग हो. ठीक है, Romance is the privilege of the rich, not the profession of the unemployed. Now he says that romance is a special right. Privilege means एक विशेष अधिकार होना. Okay, so romance is a special right of the rich person only. So जो romance है वो सिर्फ अमीर आदमियों के लिए बना है. इट इज़ नॉट फॉर द अनएम्प्लॉयड पर्सनस. ये जो है वो अनएम्प्लॉयड कौन होता है? जिसके पास कोई जॉब ना हो, जो पुअर हो. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो है रोमांस जो है वो गरीब लोगों के लिए जो या फिर जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए नहीं बना है. ठीक है, द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक. नाउ ही सेज दैट द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल. दैट मीन्स दे शुड बी रियलिस्टिक. उन्हें सपने देखने का हक नहीं होता. ओके, अकॉर्डिंग टू ऑथर ही सेज दैट जो पुअर है उसको रियलिटी में ही जीना चाहिए. ओके, उसको बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए. दैट इज़ वाई ही इज सेइंग दैट ही शुड बी प्रैक्टिकल. वो कह रहे हैं कि उसको एकदम प्रैक्टिकल, उसको रियलिस्टिक होना चाहिए. एंड प्रोजेक, प्रोजेक मीन्स यू कैन से डल या नीरस जिसको कहते हैं ना, यानी कि बिल्कुल भी जिसमें एंथ्यू ना हो. उसको अपनी उसी लिमिट्स में रहने की आदत होनी चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. इट इज़ बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम दैन टू बी फैसिनेटिंग. नाउ ही सेज दैट इट इज़ बेटर टू हैव ए जॉब टू गेट अ परमानेंट इनकम दैन टू बी गुड लुकिंग. अब वो ऑथर ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर एक जॉब हो, ओके, परमानेंट इनकम मतलब एक जॉब से ही आपको परमानेंट इनकम मिल सकती है, राइट. वो कह रहे हैं कि आपके पास एक प्रोफेशन होना ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आप फैसिनेटिंग हो. फैसिनेटिंग होता है जो लुभावना लगे, यानी कि गुड लुकिंग. तो ये कहना चाह रहे हैं कि गुड लुकिंग होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप परमानेंट जॉब में हो या परमानेंट इनकम आपके पास हो. ओके, these are the great truths of modern life which Huey Erskine never realized. Now author says that यही आज के ज़माने की एक सच्चाई है. Truths, okay, these are the actual truths of modern life. आधुनिक
ज़माने की, आधुनिक जीवन की यही सच्चाई है, एंड विच ह्यूई एरिक्सन नेवर रियलाइज्ड। ये जो ह्यूई एरिक्सन नामक जो कैरेक्टर है उसको ये चीज़ कभी रियलाइज़ ही नहीं हुई, ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि उसको जान लेना चाहिए कि पुअर होना दैट मीन्स आपको रियलिस्टिक होना चाहिए, आपको रोमांस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ सिर्फ उन्हीं की वैल्यू है जिनके पास परमानेंट इनकम है। इसके बजाय अगर आप कितने भी गुड लुकिंग हैं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ओके, पुअर ह्यूई, बेचारा ह्यूई, intellectually we must admit he was not of much importance. Now he says that he was not so intelligent, कि वो बिल्कुल intelligent नहीं था ह्यूई जो था, ठीक है। He never said a brilliant or even an ill-natured thing in his life. He never said a brilliant thing. उसने कभी भी कोई बुद्धिमानी वाली बातें कभी नहीं, बड़ी बड़ी बातें उसने कभी नहीं की। एंड ही नेवर सेड अ बैड थिंग इन हिज लाइफ, पर उसने कभी भी बुरी बातें भी अपनी लाइफ में नहीं की। दैट मीन्स ही वॉज अ गुड पर्सन, राइट। बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, बट ह्यूई वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, बहुत ही अच्छा दिखने में बहुत अच्छा था, ठीक है। With his crisp brown hair, his clear-cut profile, and his grey eyes. Now he says that Huey had crisp. When we talk about hair, अगर crisp word जो है hair के बारे में यूज़ होता है, then we are talking about small, tight, curly hairs जो होते हैं उनको crisp hair बोलते हैं, okay? So he says that Huey had crisp brown hair. उसके छोटे कर्ली घुंघराले बाल थे भूरे रंग के, okay? And he had क्लियर कट प्रोफाइल, उसके जो कहते हैं ना जो बनावट थी उसके चेहरे की वो बहुत ही सुंदर थी। एंड हिज आईज वर ग्रे, और उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी, ग्रे कलर की थी, ओके। ही वॉज एज पॉपुलर विद मैन एज ही वॉज विद वुमेन, एंड ही हैड एवरी अकम्पलिशमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी। नाउ ही सेज दैट ही वॉज वेरी पॉपुलर विद मैन एज वेल एज विद वुमेन। वो कहते हैं कि वो जितना औरतों में फेमस थे वो उतना ही फेमस वो मैन में भी थे, ओके। दैट मीन्स ही वॉज रियली वेरी गुड लुकिंग एंड ही हैड एवरी अचीवमेंट, उनके पास सब कुछ था। अकम्पलिशमेंट मीन्स अचीवमेंट्स, उनके पास हर एक उपलब्धि थी, एक्सेप्ट दैट ही वॉज नॉट मेकिंग मनी, उनके पास पैसा कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। दैट मीन्स उनके पास कोई प्रोफेशन नहीं था, okay. His father had bequeathed him his cavalry sword. अब जो ह्यूई के जो फादर थे, he had left him a property of, bequeath means property यानी जायदाद छोड़ना। His father had left him a property of his cavalry sword, उनकी जो एक तलवार थी वो उन्होंने उसको प्रॉपर्टी में दी थी। एंड अब सेट ऑफ बुक्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर वॉर, वो क्योंकि योद्धा थे तो उन्होंने अपनी तलवार उसको दी, और साथ ही साथ एक 15 वॉल्यूम्स उसको दी थी। कौन सी बुक की, हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम्स। दैट मीन्स उसके 15 पार्ट्स थे, यानी कि 15 बुक्स जो थी वो उसको उसने विरासत में दी थी अपने बेटे को, ठीक है। एक कैवलरी स्वॉर्ड एंड अ हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम्स, एक तो स्वॉर्ड दी थी और साथ ही साथ 15 वॉल्यूम्स दी थी इस बुक की। Huey hung the first over his good-looking glass. So he hung the sword over his looking glass. उसने क्या किया, उसने जो तलवार थी उसको तो अपने लुकिंग ग्लास, जो चेहरा देखने का शीशा जो होता है उसके ऊपर उसको टांग दिया, ठीक है। एंड पुट द सेकेंड ऑन अ शेल्फ बिटवीन रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन। एंड ये रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन जो है दे आर जर्नल्स रिलेटेड टू रेसिंग। ये जो है रेसिंग से रिलेटेड कुछ मैगजीन्स थी जो कि ह्यूई के पास थी। उसने जो दूसरी चीज़ें थी यानी कि जो 15 वॉल्यूम थी उस बुक की जो उसके फादर ने उसको दी थी, उन दोनों के बीच में उन किताबों को उसने रख दिया, ठीक है। एंड लिव्ड ऑन 200 a year that an old aunt allowed him, and he was surviving on 200 a year। एक पूरे साल में उसको सिर्फ 200 के ऊपर ही वो अपना गुजारा कर रहा था, जो कि उसको किसी पुरानी आंट ने दिए थे, ठीक है। ओल्ड यानी बूढ़ी आंट, ओके। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग
एंड ही हैड ट्राइड एवरी प्रोफेशन, उसने हर तरफ कोशिश कर चुका था। वो कौन कौन सी चीज़ों में? ही हैड गॉन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 months, but what was a butterfly to do among bulls and bears? Now the author says that Huey had tried in stock exchange for 6 months. 6 महीने के लिए उसने शेयर मार्केट जो होता है ना, उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, वहाँ पर उसने काम किया। बट ही वॉज लाइक अ बटरफ्लाई अमंग बुल्स एंड बियर्स, लेकिन वो तो बुल्स और बियर्स के बीच में एक बटरफ्लाई की तरह था, यानी कि वो उस प्रोफेशन के लिए सूटेबल नहीं था। बुल्स इस फील्ड में किसको कहते हैं? इन दिस फील्ड, in the field of share market, a bull is a person who buys share anticipating a rise in the price of in the future. बुल वो होता है शेयर मार्केट में, वो पर्सन होता है जो कि शेयर को बाय करता है, ठीक है, शेयर खरीदता है ये अंदाज़ा लगाते हुए कि इन फ्यूचर ये शेयर के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और बियर किसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के प्रोफेशन में? ही इज़ अ पर्सन हु सेल्स शेयर्स, जो कि अपने शेयर बेच देता है, एंटिसिपेटिंग अ फॉल इन द प्राइस इन फ्यूचर, मतलब कि उसको पहले ही अंदाज़ा लगाकर कि शेयर का प्राइस गिरने वाला है, जो कि पहले ही अपने शेयर बेच देता है, उसको क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें ह्यूई को नहीं आती थी। सो ही वॉज लाइक अ बटरफ्लाई अमंग द बियर्स एंड बुल्स, ओके। तो वो तो एक तितली की तरह था, वो उस फील्ड के लिए बना नहीं था। सो ही वॉज नॉट सूटेबल फॉर दिस जॉब, ओके। वो इस जॉब के लिए सूटेबल पर्सन नहीं था, ओके। ही हैड बीन अ टी मर्चेंट, वो एक टी मर्चेंट भी हुआ। टी मर्चेंट यानी जो टी यानी चाय का जो व्यापारी होता है ना। फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कुछ ज़्यादा समय के लिए वो एक टी मर्चेंट भी बना। बट हैड सून टायर्ड ऑफ पिकॉय एंड शोचंग, यानी कि ये दोनों जो नाम है ये टाइप ऑफ टी है, एक तरह की चाय होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी इन चीज़ों से ऊब गया, ठीक है। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी, शेरी इज़ अ स्पेनिश वाइन, वाइन जो होती है ना एक तरह की, उसको उसने बेचना शुरू किया। दैट डिड नॉट आंसर, बट ये भी काम नहीं किया, इट डिडंट वर्क वेरी वेल। द शेरी वॉज अ लिटिल टू ड्राई, यानी कि उसकी भी क्वालिटी कुछ मतलब जितनी उम्मीद से नीचे थी, ये प्रोफेशन भी उसके लिए सूट नहीं हुआ, ठीक है। अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, एंड एट लास्ट ही बिकेम नथिंग, और अंत में हार कर वो कुछ भी नहीं बन पाया। ही वॉज नथिंग, ओके। But a delightful, ineffectual young man with the perfect profile and no profession. And now he was a delightful, that means charming. Ineffectual means जिसको आप कहते हैं ना बेकार, okay? Young fellow with a perfect profile but without a job. अब जो ह्यूई था अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं बन पाया, वो सिर्फ एक चार्मिंग बेकार यंग मैन था विद द परफेक्ट प्रोफाइल, जो कि दिखने में बहुत अच्छा था, बट नो प्रोफेशन, पर उसके पास कोई भी प्रोफेशन या जॉब नहीं था, ओके। टू मेक मैटर्स वर्स ही वॉज इन लव, बट द वर्स्ट थिंग वॉज दैट ही वॉज इन लव। उससे भी बुरी बात क्या थी? दैट ही वॉज इन लव, ठीक है। The girl he loved was Laura Merton, the daughter of a retired colonel who had lost his temper and his digestion in India and had never found either of them again. Now author says that he loved Laura Merton. वो किससे प्यार करता था? Laura Merton से, and she was the daughter of a retired colonel. और वो जो थी किसकी बेटी थी? एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। कर्नल आप समझते हैं, रैंक होती है ना आर्मी में एक, जिसको कर्नल बोलते हैं, तो वो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त जो हो चुका है, ठीक है। एंड दिस कर्नल हु हैड लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज डाइजेशन व्हाइल ही वॉज पोस्टेड इन इंडिया। और ये कह रहे हैं ऑथर, ये जो कर्नल थे वो अपना टेम्पर लूज़ कर चुके थे। दैट मीन्स अब वो शॉर्ट टेम्पर हो गए थे। शॉर्ट टेम्पर का होना मतलब जिसको गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। So now he has become short tempered and he has lost his digestion while he was staying in India. उसने अपनी डाइजेशन भी खराब कर ली थी जबकि वो
इंडिया में पोस्टेड था। ऐसा ये ऑथर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंडियन जो खाना होता है ना वो वर्ल्ड वाइड ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्पाइसी फूड में से इंडियन फूड आता है, ठीक है। दैट इज़ वाई ही सेइंग, और जो अदर कंट्रीज़ के बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए इतने स्पाइसेस हैंडल कर पाना ईजी नहीं होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जब वो इंडिया में पोस्टेड थे उस वक्त उन्होंने अपना टेम्पर भी लूज़ कर दिया था। दैट मीन्स वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए थे, उनको गुस्सा जल्दी आने लगा था, ओके। और साथ ही साथ उनका डाइजेशन भी ख़राब हो गया था, ओके, वाइल ही वॉज पोस्टेड इन इंडिया, जब वो कि भारत में पोस्टेड थे, ओके। एंड ही नेवर रिकवर्ड देम, और वो कभी भी उसको ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं हो, यानी कि अभी भी उनको उतना गुस्सा ज़्यादा आ रहा था और उनका डाइजेशन भी ठीक नहीं था, ओके। Laura adored him, but Laura loved him. Laura ह्यूई से बहुत प्यार करती थी, ठीक है। एंड ही वॉज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग्स, और वो तो उसके कदम चाटने को भी तैयार था। लाइक ही लव्ड हर मोर, इवन मोर, वो उसको उससे भी ज़्यादा प्यार करता था, राइट। दे वर the handsomest couple in London and had not a penny piece between them. They both were the most beautiful couple in London. ये दोनों जो थे वो सबसे ब्यूटीफुल कपल थे लंदन में, एंड मनी वॉज नॉट एन इशू बिटवीन दैम, और पैसे की तो कोई उनके बीच में बात नहीं थी, ठीक है। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूई बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट। कर्नल ऑल्सो लाइक्ड ह्यूई, कर्नल जो थे वो भी ह्यूई को बहुत पसंद तो करते थे, बट ही वुड नॉट अलाउ एनी एंगेजमेंट, लेकिन वो एंगेजमेंट के लिए अलाउ नहीं करते थे, ओके। Come to me, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own and we will see about it, he used to say. कर्नल क्या कहते थे ह्यूई से, Come to me, मेरे पास तभी आना, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own, जब तुम 10,000 pounds कमा लो उसके बाद मेरे पास आना, and we will see about it, तब हम इसके बारे में देखेंगे, okay. And Huey looked very gloom on those days and had to go to Laura for consolation. And Huey looked very sad in those days. और ऐसा सुनने के बाद ह्यूई बहुत सैड हो जाता था क्योंकि वो बहुत पुअर था और अनएम्प्लॉयड था। वो अनएम्प्लॉयड पर्सन है तो उसके पास जॉब नहीं थी, दैट्स वाई ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा भी नहीं था। So he looked very sad in those days and he had to go to Laura for consolation. Consolation means सांत्वना, और सांत्वना के लिए उसको किसके पास जाना पड़ता था, लॉरा के पास। One morning as he was on his way to Holland Park where the Mertons lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. One day while he was going to Holland Park, जब वो हॉलैंड पार्क की तरफ जा रहा था जहाँ पे मर्टन्स रहते थे, मर्टन्स कौन, जो लॉरा और उसके फादर हैं, वहाँ जो रहते थे वो उनकी तरफ जा रहा था, ठीक है। Where the Mertons lived and he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. So on his way he stopped to meet his friend Alan Trevor. रास्ते में वो किससे मिलने के लिए रुका, एलन ट्रेवर से, ओके। Who was a painter. Trevor was a painter. He was a painter. वो एक पेंटर था, ठीक है। Indeed, few people escape that nowadays. He says that everyone in nowadays is a painter. हर कोई आजकल पेंटर ही बना हुआ घूम रहा है, ओके। But he was also an artist. But Alan Trevor was really good in this art. लेकिन पेंटर तो हर कोई है, लेकिन एलन ट्रेवर जो है वो आर्टिस्ट है, दैट मीन्स ही इज़ रियली गुड इन पेंटिंग, वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा है। एंड आर्टिस्ट आर रेदर रेयर, और जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, रेयर मीन्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। Personally, he was a strange rough fellow with a freckled face and a red, ragged beard. He was a strange, बहुत अजीब सा दिखने वाला एक रफ पर्सन था, रफ फेलो पर्सन, ओके। ऑब्वियसली जो आर्टिस्ट्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी वियर्ड होती है, वो थोड़े वियर्ड लुकिंग होते हैं, थोड़े अजीब दिखते हैं, राइट। सो ही सेज दैट पर्सनली ही वॉज अ स्ट्रेंज रफ फेलो विद अ फ्रैक्कल्ड फेस, उसके फेस पर फ्रैक्कल्ड यानी झाइयाँ जिसको बोलते हैं ना, उसके फेस पर फ्रैक्कल्ड फेस था उसका, एंड अ रेड
और एक रेड कलर की रैग्ड बियर्ड। रैग्ड होती है अनटाइडी, यानी कि बिल्कुल भी जिसको उसने मेंटेन नहीं किया हो, ऐसी उसकी बियर्ड थी। बियर्ड यानी दाढ़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो अजीब सा दिखने वाला, थोड़ा सा फ्रैकल्ड फेस, यानी कि उसके फेस पे झाइयाँ थी और थोड़ी सी अनटाइडी बियर्ड थी उसकी, ठीक है। However, when he took up the brush, he was a real master. It doesn't matter that how he looks. मैटर नहीं करता कि वो कैसा दिखता है, बिकॉज ही वॉज रियली गुड इन पेंटिंग। वो बहुत अच्छा पेंटर था। And his pictures were eagerly sought after, and his pictures were really famous. उसकी जो पिक्चर्स थी वो बहुत फेमस थी और वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, ठीक है। He had been very much attracted by Huey at first, it must be acknowledged, entirely on account of his personal charm. So, when he first met Huey, he had been very much attracted by Huey because of his personality. तो जब उसने पहली बार ह्यूई को देखा था एलन ने, तो उसकी पर्सनालिटी से बहुत ही इम्प्रेस हुआ था, ठीक है। बिकॉज उसकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग थी, ओके। ही वॉज अ good looking person. Huey was a very good looking person. That is why Alan was attracted towards him. The only people a painter should know, he used to say, are people who are beautiful. He says that the only people, यहाँ the only people painter should know are people who are beautiful. ये कह रहे हैं कि एक पेंटर को जिन लोगों को जानना चाहिए, ये सिर्फ वही लोग होने चाहिए जो कि ब्यूटीफुल है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, हु आर ब्यूटीफुल, ओके। एंड पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड एन इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक टू। एंड ही सेज दैट ही यूज्ड टू से, हु सेज, Alan Travers says that men who are handsome, people who are an artistic pleasure to look at, यानी कि जिसको देखकर आर्टिस्ट को सुकून मिले, ऐसे ही लोगों से उनकी जानकारी होनी चाहिए। किसकी? आर्टिस्ट लोगों की, क्योंकि उनको तो सिर्फ खूबसूरत और गुड लुकिंग चीज़ें होती हैं जो वो अपनी किसी भी आर्ट में यूज़ कर सकते हैं, ओके। आप पोइट्स को देखोगे तो बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ों को देखकर वो इंस्पायर होके कुछ लिख देते हैं, राइट। पेंटर्स होते हैं, जो चीज़ें उन्हें दिखने में अच्छी लगती हैं वो उसको अपने मॉडल के रूप में ले लेते हैं और उस पर ही अपनी किसी भी तरह के आर्ट वर्क शुरू कर देते हैं, राइट। So he says that only people a painter should know, he used to say, are people who are beautiful. ती पेंटर लोगों को सिर्फ उन्हीं लोगों को जानना चाहिए जो लोग ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट, जिनको देख करके एक आर्टिस्ट को सुकून मिले, ठीक है। एंड एन इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक टू, और इंटेलेक्चुअली जिनसे आप अगर बात करो तो आपको शांति महसूस हो, यानी कि आपको दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालना पड़े, ओके। क्योंकि ब्यूटीफुल पीपल ऐसा माना जाता है कि बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो वो कहते हैं कि उनसे बात करके आपको एक इंटेलेक्चुअल रिपोज मिले, ओके। ऐसे लोगों से ही सिर्फ पेंटर्स की जान पहचान होनी चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? एलन ट्रेवर, जो कि पेंटर है, ओके। Men who are dandies and women who are darling rule the world, at least they should do so. He used to say, who the painter, okay. He says that men who are handsome and charming and women who are pretty and sweet, they should rule the world. वो कहते हैं कि दुनिया पे किसको राज करना चाहिए? जो ऐसे मैन जो कि गुड लुकिंग है, हैंडसम है, और वुमेन जो कि डार्लिंग, दैट मीन्स women who are pretty and sweet, they should rule the world. उनको इस दुनिया पर राज करना चाहिए, okay. However, after he got to know Huey better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirit and his generous, reckless nature, and had given him the permanent entry to his studio. But gradually, धीरे धीरे, when he got to know Huey, जैसे जैसे धीरे धीरे उसने Huey को जाना, किसने? एलन ने, he started liking, वो उसको पसंद करने लगा, ठीक है। He liked him quite as much for his bright, buoyant spirit. किस चीज़ के लिए पसंद करने लगा? He started liking him for his lively spirit. उसकी जो एक lively spirit थी, उसके लिए उसको वो पसंद करने लगा। And his generous nature, और उसका जो buoyant means
एक उदार जो नेचर होता है ना, जो बहुत ही जनरस होता है, दयालु जिसको कहते हैं, एंड हिज ब्राइट ब्यूएंट स्पिरिट एंड हिज जनरस reckless nature. Reckless होता है carefree. Okay, so he started liking Huey for his lively spirit and his generous and carefree nature. Okay, so he had given him permanent entry to his studio. तो इसलिए उसने उसको क्या दे दी थी, अपने स्टूडियो में एक परमानेंट एंट्री दे दी थी. स्टूडियो कौन सा, जहाँ वो अपने आर्ट वर्क करते थे, पेंटिंग करते थे. ओके. When Huey came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. When Huey entered in the studio of Trevor, he found that Trevor was just giving finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar. जब वो एंटर हुआ उसके स्टूडियो में, तो ह्यूई ने देखा कि ट्रेवर जो था वो फिनिशिंग टच दे रहा था अपनी एक पेंटिंग को. उसने क्या बनाया था, पिक्चर ऑफ अ बैगर, एक भिखारी की तस्वीर जो थी लाइफ साइज यानी बहुत बड़ी उसने बना दी थी. एक तस्वीर थी बैगर की. द बैगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो एंड द बैगर वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ऊंचा उठा हुआ थोड़ा प्लेटफॉर्म था स्टूडियो में, जिसके ऊपर वो बैगर खड़ा भी था, जिसकी तस्वीर किसने बनाई थी, एलन ट्रेवर ने. ठीक है. He was a wizened old man with a face like wrinkled parchment and a most piteous expressions. So this old man, this beggar, he was wizened. That means wrinkled. झुर्रियाँ जिस पे. तो he was a wizened old man. His face was like a wrinkled parchment. Parchment क्या होता है, जिसको हम चर्म पत्र बोलते हैं ना, जो है सलवटे पड़ा हुआ एक पत्र होता है जो जानवरों की खाल से बनता है, जिसको चर्म पत्र कहते हैं. उसके जैसी उसकी स्किन थी. ठीक है, रिंकल्ड थी एकदम. एंड मोस्ट पीटियस एक्सप्रेशंस, और उसके बहुत ही दयनीय उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस थे. ठीक है. ओवर हिज शोल्डर्स वॉज फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लोक. क्लोक क्या होता है, एक तरह का चौगा जो नहीं होता, जो शोल्डर पर डाले रखते हैं, उसको क्लोक बोलते हैं. कोर्स यानी जो दिखने में बेकार या भद्दा दिखता हो. फ्लंग यानी फैला हुआ था उसके शोल्डर पे. ठीक है. जो बैगर था उसके शोल्डर पर एक क्लॉक डला हुआ था जो कि बहुत ही भूरे रंग का था और बहुत बुरी सी बेकार सी हालत में था. ठीक है. दैट वॉज ऑल टीयर्स एंड टैटर्स. टीयर्स यानी फटा हुआ था, टैटर्स यानी उसके चिथड़े चिथड़े हुए थे जो क्लॉक उसने अपने शोल्डर्स पे डाला हुआ था. हिज थिक बूट्स वर पैच्ड एंड कॉबल्ड. उसके जो जूते थे वो पैच्ड थे. पैच्ड यानी जहाँ पर बड़े बड़े पैच लगा दिए जाते हैं ना, जहाँ से फट जाता है तो उस जगह दूसरा कोई पैच लगा के उसको ठीक कर दिया जाता है. तो वो पैच्ड था और कॉबल्ड था. कॉबलर कौन होता है, जो जूते गांठता है. ठीक है. सो इट वॉज कॉबल्ड. दैट मीन्स वो जूता फटने के बाद उसको गांठा गया था. ठीक है. ऐसे जूते उसने पहने हुए थे. किसने, बैगर ने. एंड विद वन हैंड ही लीन्ड ऑन अ रफ स्टिक. और उसके एक हाथ में क्या थी, एक छड़ी थी जिसपे वो झुका हुआ था. While with the other he held out his battered hat for alms. Battered यानी चिथड़े चिथड़े हुई जो हैट थी बैगर की, वो उसने दूसरे हाथ में ले रखी थी फॉर एल्म. एल्म किसको बोलते हैं, दान या भिक्षा जो होती है ना, उसको एल्म बोलते हैं. ठीक है. सो बैगर वॉज होल्डिंग हिज हैट इन द अदर हैंड फॉर एल्म्स. वो एल्म को इकट्ठा करने के लिए उसने दूसरे हाथ में एक हैट ली हुई थी जो कि बहुत ही बुरी जीर्ण शीर्ण हालत में थी, और दूसरे हाथ में वो एक छड़ी के ऊपर झुकी हुई अवस्था में थे, जिस बैगर की वो पिक्चर बना रहे थे. ठीक है. What an amazing model, whispered Huey as he shook hands with his friend. क्या अमेजिंग मॉडल है. मॉडल यानी जिसको वो प्रतिरूप के रूप में खड़ा करके उसकी पेंटिंग जो बनाते हैं ना, उसको मॉडल बोलते हैं. यानी कि वो मॉडल किसके लिए अभी मॉडल बना हुआ है, एलन ट्रेवर के लिए, ताकि वो उसका पेंटिंग बना सके. ठीक है. वॉट एन अमेजिंग मॉडल, कितना अमेजिंग मॉडल तुमने चुना है. विस्पर्ड ह्यूई. विस्पर्ड यानी फुसफुसाना, एकदम धीमी सी आवाज़ में उसने कहा. एज ए शूक हैंड विद हिज फ्रेंड. जैसे उसने अपने दोस्त से हाथ मिलाया. किससे, एलन ट्रेवर से. ठीक है. एन अमेजिंग मॉडल. शाउटेड ट्रेवर. शाउटेड मीन्स चिल्लाकर उसने कहा. एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. बहुत ही ऊंची आवाज़ में. आई शुड थिंक सो. ऐसा होना भी चाहिए. सच बैगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट विद एवरी डे. इसके जैसे बैगर्स जो हैं हमें रोज़ देखने को नहीं मिलते हैं. बैगर यानी भिखारी. ओके.
ये दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ इंग्लिश में वो ये कहना चाह रहे थे दैट ही इज़ अ डिस्कवरी, ही इज़ अ डिस्कवरी एंड मेरी किस्मत है कि मुझे एक ऐसा मॉडल, मुझे एक ऐसा बैगर मिला जिसको मैं पेंट कर पा रहा हूँ. ओके, वॉट एन एचिंग रेम्ब्रेंट वुड हैव मेड ऑफ हिम. रेम्ब्रेंट कौन थे? एक डच पेंटर थे और वो क्या करते थे? एचिंग भी करते थे. एचिंग होती है नक्काशी करना. ओके, सो ये कह रहे हैं कि अगर ये मॉडल रेम्ब्रेंट को मिल जाता तो वो उससे क्या सुंदर नक्काशी अपनी कर पाते, अगर ये मॉडल उनको मिल जाता तो. Poor old chap, said Hughie, how miserable he looks, but I suppose to your painters his face is his fortune. बेचारा, poor old chap, बेचारा बूढ़ा भिखारी, सैड ह्यूई ने कहा, हाउ मिजरेबल ही लुक्स, कितना दयनीय दिख रहा है, बट आई सपोज, लेकिन मैं मानता हूँ, टू यू पेंटर्स, कि तुम पेंटर्स के लिए हिज फेस इज़ हिज फॉर्चून, उसका जो चेहरा है वो उसके लिए एक पैसा कमाने का ज़रिया है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मॉडल का काम करेगा और तुम उसको पैसे दोगे. राइट, सर्टेनली, निश्चित रूप से. रिप्लाई ट्रेवर, यू डोंट वॉन्ट अ बैगर टू लुक हैप्पी डू यू. तुम एक बैगर को खुश होते हुए पिक्चर नहीं करना चाहोगे, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग. अब ह्यूई पूछ रहा है कि एक मॉडल को अगर एक सिटिंग के लिए कितना मिलता है. एक सिटिंग के लिए यानी जब आप उसकी पेंटिंग बना रहे हो तो उसको एक पर्टिकुलर पोज में कुछ देर के लिए रहना पड़ता है. राइट, सो ही इज़ आस्किंग दैट हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, कि एक सिटिंग के लिए मॉडल को तुम कितना पैसा देते हो. आस्क्ड ह्यूई एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन अ दीवान. जैसे ही उसने ये पूछा, साथ ही वो अपने आप कहाँ जाकर बैठ गया? एक दीवान पर. एक बेड होता है ना, दीवान जिसको बोलते हैं, सिंगल बेड होता है, वहाँ पर उसने एक अपनी कंफर्टेबल सीट लेते हुए वहाँ पर बैठ गया और बैठते हुए उसने पूछा कि तुम मॉडल को एक सिटिंग के कितने पैसे देते हो. ओके, अ शिलिंग एन आवर, मैं उसको 1 शिलिंग देता हूँ 1 घंटे के लिए. एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर, और तुम्हें अपनी पिक्चर के लिए कितना लेती हो? एलन, उसने एलन से पूछा. ओह, फॉर दिस आई गेट 2000, मैं उसके लिए 2000 कमा लेता हूँ. पाउंड्स, उसने पूछा क्या पाउंड्स में लेते हो? गिनीज, उसने कहा नो, 2000 गिनीज, मैं सिर्फ गिनीज में कमाता हूँ. पेंटर्स, पोइट्स, फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज. पेंटर्स, पोइट्स और फिजिशियंस जो है वो हमेशा गिनीज में कमाते हैं. ओके, वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड ह्यूई लाफिंग. ह्यूई ने क्या कहा? मुझे लगता है कि जो मॉडल है उसको भी तुम्हारी इस इनकम का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज ज़रूर मिलना चाहिए. दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू, वो भी तो उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी तुम पेंटर कर रहे हो. Nonsense, nonsense. Why? Look at the trouble of laying on paint alone and standing all day long at one's easel. Now he says, easel क्या होता है? जिसपे एक wooden frame for holding an artist's work while it is being painted. जब वो पेंटर पेंटिंग कर रहा होता है ना, तो किसी एक वुडन फ्रेम जो होता है ना, उसके आर्टिस्ट का कैनवस को होल्ड करने वाला, उसको ईजल बोलते हैं. ठीक है, तो वो कहता है तुम सोचो ये कितना मुश्किल है, लेइंग ऑन पेंट अलोन, सिर्फ पेंट पर सारे दिन काम करना, एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस ईजल, पूरे दिन खड़े रहकर जब आप ईजल पर काम करते हो, ये कितना मुश्किल है. इट्स ऑल वेरी वेल ह्यूई फॉर यू टू टॉक, तुम्हारे लिए बातें करना आसान है ह्यूई, बट आई एश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स, लेकिन मैं तुम्हें निश्चित करता हूँ कि बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर, कि जब आर्ट को भी किसके बराबर तोला जाता है? मैनुअल लेबर, यानी कि एक मजदूर की तरह. मैनुअल लेबर कौन करता है? हाथ से जो काम करते हैं. मजदूरी यानी कि आपकी ब्रेन की और आपके मैनुअल लेबर की आप एक ही कीमत नहीं लगा सकते. राइट, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी बहुत करते हैं, बट आर्टिस्ट लोगों को उनकी जो एक कला है उसके अलग से पैसे मिलते हैं. राइट, सो आर्ट ऑलमोस्ट अटेन टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर. वो कहते हैं कि ऐसा बहुत बार होता है जबकि आर्ट को आप मैनुअल लेबर से तुलना कर देते हो, जो कि नहीं होना चाहिए. राइट, आर्ट इज सुपीरियर ना. बट यू मस्ट नॉट चैटर, आई एम वेरी बिजी. अब वो कह रहा है कि तुम्हें इतनी चैटर यानी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ. स्मोक अ सिगरेट एंड कीप क्वाइट, एक सिगरेट लो और चुपचाप बैठ जाओ. ये किसने कहा? एलन ट्रेवर ने.
आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन, कुछ टाइम के बाद एक सर्वेंट अंदर आया एंड टोल्ड ट्रेवर, ट्रेवर को क्या कहा उसने, दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम, कि फ्रेम मेकर जो है वो उससे मिलना चाहता है। फ्रेम किसकी? तस्वीरों की जो फ्रेम बनाता है। डोंट रन अवे ह्यूई, ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, मैं कुछ समय में लौटता हूँ, तुम कहीं जाना नहीं। द ओल्ड बैगर man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो वो बैगर मैन था, भिखारी था, उसने भी एडवांटेज उठाया और उसने भी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए पीछे एक लकड़ी की बेंच पर वो बैठ गया। He looked so forlorn, wretched that Huey could not help pitying him. फॉरलोन होता है जो बहुत उदास या अकेला जो होता है उसको फॉरलोन बोलते हैं, ठीक है। रेस्ट होता है जो बहुत ही अनहैप्पी दिख रहा है, नाखुश जो होता है ना। सो ही लुक्ड सो फॉरलोन एंड रेस्ट दैट ह्यूई कुड नॉट हेल्प पिटिंग हिम, कि उसको उस पर बहुत दया आने लगी, वो इतना ज़्यादा फॉरलोन और रेस्ट दिख रहा था ना बैगर जो था, कि ह्यूई को उस पर दया आने लगी। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट टू सी वॉट मनी ही हैड, सो उसने अपनी पॉकेट में देखना शुरू किया कि उसके पास कितने पैसे हैं ताकि वो उस बैगर को दे सके। ह्यूई जो था वो बाय नेचर बहुत ही जनरस था, ओके, और साथ ही साथ वो गुड लुकिंग भी था, बट उसका हर्ट भी बहुत सुंदर था, ओके। ऑल ही कुड फाइंड वॉज अ सॉवरेन एंड सम कॉपर्स, सॉवरेन भी एक कॉइन होता है, ब्रिटिश कॉइन होता है एक, ओके। तो उसके पास क्या था, एक सॉवरेन था और कुछ कॉपर्स थे, यानी कि चिल्लर टाइप जिसको आप मानो। पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, उसने अपने आप से क्या कहा, पुअर ओल्ड फेलो। ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू, कि उसको मुझसे ज़्यादा इन पैसों की ज़रूरत है। बट आई इट मीन्स नो हैंडसम्स फॉर अ फोर्टनाइट, कि पर अगर मैंने उसे ये पैसे दे दिए, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 15 दिन तक कोई भी हैंडसम नहीं ले पाऊँगा। हैंडसम क्या होती है, एक स्मॉल टू व्हील्ड कैरिएज होती है, ओके। तो वो कहता है कि 15 दिन तक अगर मैं उसका यूज़ नहीं कर पाऊँगा अगर मैंने उसको ये पैसे दे दिए तो। फोर्टनाइट होता है 15 days, ठीक है। एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो, और उसने स्टूडियो में घूमते हुए स्लिप्ड द सॉवरेन इनटू द बैकर्स हैंड, उसने वो धीरे से वो पैसे किसके हाथ में दे दिए, उस बैकर के हाथ में। अब आगे क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।